अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। बात बढ़ती जा रही है, दर्द बढ़ता गया जू जू दवा की। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर जजेस के बीच इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। नया बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस मुनीब को ख़त लिखने और उनका ख़त मंजरेआम पे आने के बाद बेंच से हटा दिया गया है और अब बेंच में बलोचिस्तान से 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस शामिल हैं, बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ आईसा। और मामला है 63A का। अरकान पार्लियामेंट अपनी पार्लिमानी जमात की हदायत के बरखिलाफ वोट डालने पर न सिर्फ ये कि उनका वोट शुमार नहीं होगा, उनको नाअहल भी किया जाएगा। ये वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके खिलाफ अब नज़रसानी दरख्वास्तों की ये 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की रिटायरमेंट में 25 दिन, तकरीबन 25 दिन रह गए हैं और बज़ाहिर उससे पहले ये फैसला होना है कि आया PTI के अरकान असम्बली अगर उन्हें तोड़कर 2/3 अक्सरियत हासिल करके मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मंजूर की जाती है तो क्या PTI के वो अरकान असम्बली उनका वोट शुमार होगा या नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब आइंदा कल या परसों तक ये लग रहा है कि सामने आ जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पे और मुल्क की अमूमी सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमें आज सहाफ़ी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शोएब शाहीन, PTI से इनका ताल्लुक़ है, और अख्तियार वली ख़ान हुकूमती तर्जुमान हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वज़ीर तवानाई और मनसूबाबंदी, और हमें ज्वाइन किया है अशतर औसाफ एडवोकेट जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है। अशतर औसाफ साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये आइनी तरमीम का जो तजवीज़ आई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक फूट पड़ गई है और जजेस खुलेआम ख़त किताबत कर रहे हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ रिमार्क्स दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये आइनी तरमीम होगी या नहीं होगी, मगर जो नुकसान सुप्रीम कोर्ट को इस आइनी तरमीम की बेवक्त की रागनी से पहुँचा है, क्या उस नुकसान की कभी तलाफ़ी हो सकेगी? देखिए, ये जो चिट्ठी लिखने का रवाज है ये एक बहुत खतरनाक अमल है और ये शुरू हुआ कुछ ही अर्सा पहले। जी, काजी फ़ाइज़ ने शुरू किया था। जी, उन्होंने किया, और ये एक ऐसा काम है जो कि इसी तरह ही जिस तरह आप मैं कहूँगा तलाशम जिससे पैदा हो गया, फिर खत का जवाब, फिर जवाब और ये सब चीजें होते हैं। याद रखिए, आपका जो है ना ज़ाब्ता इखलाक जजेस का, उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं कि आप अपने ख्यालात का इजहार अपनी जजमेंट के साथ करते हैं, आप अपने ख्यालात का इजहार पब्लिकली नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो ऐसे मामलात हो जो कि ऐसे अहमियत के हैं कि अगर उनका इख्फा कर दिया जाए, उनको सामने लाया जाए, तो आजकल के जो हालात हैं ये उसी चीज की गमाजी हैं, उससे नुकसान होता है। ठीक। दूसरा, आपने कहा कि बेवक्त की रागनी। तो देखिए, आइन में तरामीम के 5-6 होते हैं मकासद। एक मकसद ये है कि आप जो वक्त के तकाजे हैं उनके मुताबिक काम करें। दूसरा ये कि आप के कवानीन जो हैं वो इतने चेंजेस उनको लेके आने हैं, जिस तरह आपने 18th अमेंडमेंट को देखा कि आपको लेके आना पड़ा उसको आइन की जो असल शक्ल है उसके करीब। मगर उस पर तवील बहस हुई 18वीं तरमीम पे, और अब की बार तो ये लगा कि कोई बहुत ही पुरअसरार तब्दीलियां आ रही हैं इनमें। आपने देखा कि उसके ऊपर तकरीर जो हुई उसको सीक्रेसी में रखा गया था, 1 साल लगा था, लेकिन ये सब बातें मुशावरत तो हुई थी ना, आप लोगों ने तो मुशावरत नहीं की। बिल्कुल मुशावरत हुई, और मैं अभी भी इस चीज का दाई हूँ कि उस वक्त भी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए थी, आज भी पब्लिक डिबेट जो नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो इसकी तलाफी कैसे हो? इसकी तलाफी जो है
वो कोई कानून नहीं कर सकता, वो आइन में तब्दीली भी नहीं कर सकता। वो है सियासत के ऊपर डिपेंड करता है। और आपने कहा कि दर्द बढ़ता गया जो जो दुआ की, तो दवा तो किसी ने की ही नहीं। इसमें बहुत जरूरी है कि रीशऊर सीनियर चाहे जूनियर भी हो, लेकिन सीरियस माइंडेड लोग बैठें और एक ब्रिज का काम करें। गवर्नमेंट के दरमियान एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, ये सारे के सारे याद रखिए कि जब अदालतें जो हैं उनके अंदर इस तरह का इंतजार हो जाए तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसका। ठीक है। फिर आपके मुल्क में इतना इंतजार हो जाएगा कि वो किसी के काबिल नहीं है। मगर अशरफ साहब, आप साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, आपको नहीं लगता कि इस इंतशार की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है जो जस्टिस मंसूर अली शाह को पनिश करना चाह रही, सज़ा देना चाह रही है मखसूस नशस्तों के फैसले की वजह से, और अब 25 दिन रह गए, अभी तक उनके चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया, तो इसकी वजह आप लोग नहीं है जिन्होंने बर वक्त नोटिफिकेशन नहीं निकाला और इस गैर यकीनी को ख़त्म नहीं किया? देखिए, आप लोग से आपकी क्या मुराद? आप लोग से मुराद ये है कि आप साबिक अटॉर्नी जनरल रहे हैं जिस हुकूमत के, उसी हुकूमत का ये जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, मैं बताऊँ आपको, पहली तो ये अगर कोई तासुर देना चाहता है कि ये पनिशमेंट वगैरह कोई है, ऐसी कोई चीज नहीं। मंसूर अली शाह साहब बहुत जय्यद, बहुत मेहनती, बहुत कोना मक्श जज हैं और उनको कोई पनिशमेंट की बात नहीं हो रही। सर, लेकिन ये कोना मक्श जज साहब को कोनी क्यों मारी जा रही है? नोटिफिकेशन आपके ख्याल में आ नहीं जाना चाहिए था अभी तक? देखिए, नोटिफिकेशन रिटायरमेंट से पहले ही हो, तो इतनी पहले से क्यों किया जाए? दूसरी बात यह है कि जब तक ये आइन है, उसकी यही शक्ल है, तो मंसूर अली शाह साहब ही जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, तो इसमें किसी को शक नहीं है। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनता है और इसमें उनको वहां पे भेज दिया जाता है, वहां चले जाए, तो इट बी ए डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन जो मौजूदा है आइन की, उसके तहत वही चीफ जस्टिस बनेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी आईनी अदालत में भेजा जा सकता है बतौर सरबराह या जज, व्हाटएवर, आई डोंट नो। अच्छा अशरफ साहब, आप जब अटॉर्नी जनरल थे तो उस वक्त आपकी हुकूमत के पास एक मौका था कि जो सदर आरिफ अलवी ने जो रेफरेंस दायर कर रखा था, उनको आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशवरा दे के वो रेफरेंस वापस भी ले सकते थे अभी तक, क्योंकि रेफरेंस का राय नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट की और फैसला भी नहीं आया था। तो आप जब अटॉर्नी जनरल थे तो किस किस्म के आपके सामने ऑप्शन थे इस सदारती रेफरेंस के हवाले से? बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी बातें थी, और ये बिल्कुल, लेकिन यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि मामला चल रहा है, इसको चलने दे। और मुझे यकीन था कि जो है वो कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं करेगी। और मेरे लिए अचंभे का बायस था कि ये जिस तरीके से ये फैसला आया, ठीक, बिकॉज इसके अंदर कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी कि आप एक ऐसी चीज जो आइन में नहीं लिखी उसको उसके अंदर तस्वर कर लें। सही, ये बात तो उस वक्त बहुत से लोग भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे कि ये रीराइट यकीनी तौर पे हुआ है। उस वक्त एक ख़ास सियासी माहौल था, कुछ तकाजे थे। आप ये बताएं कि ये जो जजेस कमेटी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दी गई है, आर्जी कानून साजी के तहत, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत नहीं है? और ये ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके सियासी मकासद नहीं थे? मैं इसके सियासी मकासद तो हो नहीं सकते ना, बिकॉज ये तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोर्ट है। पहले आपने सुना, देखा और पढ़ा कि एक जज साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस जो है मतलकल अनान है। तो अब भी बना दिया आपने ऑर्डिनेंस के तहत? और नहीं, सुन ले, मतलकल अनान है और मास्टर ऑफ रोस्टर है, ठीक। अब वो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी वेयर एवरीबॉडी वाज कंप्लेनिंग, हाई कोर्ट के जजेस भी और सब कुछ ये था। अच्छा, हाई कोर्ट के जजेस भी शिकायत लगा रहे थे?
सुप्रीम कोर्ट के जज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने वाकई शिकायत की थी, काजी फाइजा साहब ने शिकायत की थी? नहीं, काजी फाइजा की आप नाम न लीजिए। अच्छा, बहुत सारे जज, और उन्होंने फिर बाद में फैसला किया कि ये जो लेजिस्लेटिव तरीके से उस जजमेंट को, उसके इफेक्ट को नलीफाई किया गया है, तो वो ठीक हुआ है और ये इंटरफेरेंस नहीं है। सही। अब ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक लेजिस्लेशन है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और उसको तौसीक चाहिए होती है लेजिस्लेचर। तो ये भी तो कानून है, और जब तक ये कानून है उसके ऊपर अमल दरामद जरूरी है। अच्छा, ये बता दें और जब तक इसको स्ट्राइक डाउन न किया आपकी बात सही है, ऑर्डिनेंस है, एक कानून है, क्या आपके ख्याल में चीफ जस्टिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अपने साथी जजों को इस ऑर्डिनेंस के हवाले से पहले एतमाद में लिया जाता, क्योंकि ये इंटरनल वर्किंग को बराह रास्त इफेक्ट कर रहा था ये ऑर्डिनेंस? आपसे किसने कहा है कि वो काजी फाइजा साहब ने तो बनवाया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बनवाया, मैं कह रहा हूँ कि अगर आ गया था तो उनको फुल कोर्ट मीटिंग बुला के एतमाद में नहीं लेना चाहिए था पूरी सुप्रीम कोर्ट के साथी जजों को? सारी, इसका मतलब है कि जितने भी कवानीन आए फुल कोर्ट की होनी चाहिए मीटिंग, और इसके अंदर वो नहीं, क्योंकि ये फुल कोर्ट का एक फैसला था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये फैसला था फुल कोर्ट का ना। आप बहुत सीनियर सहाफी और आप कवर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत अरसे से। देखिए, जब कवानीन आते हैं तो उनको फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाता, उनको कोर्ट में डिस्कस। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की बात कर रहा हूँ, उनको सिर्फ इन्फॉर्म बकायदा कर सकते थे कि ये फुल कोर्ट के कवायद में तब्दीली हुई है, तो कवायद से तो आगाह करना साथी जजों को इंतजामी साइड पे, ये क्या एक तकाजा नहीं था? ये कानूनी तौर पे कहें या अखलाकी तौर पर, वैसे भी ये फुल कोर्ट का फैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जिसके बरखिलाफ ये ऑर्डिनेंस आया। नहीं, उसके खिलाफ तो नहीं ऑर्डिनेंस आया, किसने कहा आपसे? आप जरा उसको पढ़ तो दीजिए, उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं आया, उसमें उन्होंने उसको चेंज किया है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी सिंपल बात है, सिंपल बात ये है कि आगाह करने का क्या बात है? जो एक स्टैट्यूट पास हो जाए उसमें किसी को आगाह नहीं किया जाता मेरे भाई। चलें, सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अशतर रसाब साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं माहिर सियासियात से, और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारफ़ मैं करा चुका हूँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में कुछ जजों की दिलचस्पी तो आईनी तरमीम में हो सकती है, मगर जो सियासी जमातों की दिलचस्पी नज़र आ रही है वो भी अचानक से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की एक तकरीब में तकरीर की, उससे लगता है कि शायद नून लीग से ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस आईनी तरमीम में दिलचस्पी ले रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो जो कहा, मगर उनकी तकरीर से पहले सदर बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार अफसल हरीफा ने कुछ बातें की, और हम ये दोनों तकरीर सुनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर तवानाई मनसूबाबंदी जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब के पास जाएंगे। अगर 199 में ये तरमीम लाई जाती है कि किसी भी बंदे को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उठाया जाए और फिर उसको ये हक भी हासिल ना हो कि वो आईनी अदालत के सामने जाके, हाई कोर्ट के सामने जाके पिटीशन भी दायर ना कर सके, तो इससे बेहतर है कि आप मार्शाल्लाह लगवा दें। अगर आप सिविलियन को मिलिट्री अदालतों के सामने पेश करने के और उसके सामने ट्रायल करने की इजाजत देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके नाना ने जो आईन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया, जो हमारे और पूरे पाकिस्तान के सर का ताज है, उसमें शामिल आर्टिकल 10A को मुअत्तल कर दे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप 8 से लेकर 28 तक जितने इंसानी बुनियादी हकूक है उसको मुअत्तल असेंबली कर दे, तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। तो जंगल का कानून हो जाएगा, जिसके दिल में जो भी आएगा वो करता रहेंगे। मीसाक जमहूरियत पे दस्तखत होते हैं, मुत्तफिक हुआ जाता है, फिर वफाकी अदालत नहीं, उससे पहले कुछ चीजें हैं जो तशना है और जो इंतहाई जरूरी है, फिर वो क्यों नहीं? मीसाक जमहूरियत में है कि कौमी सलामती कौंसिल को रद्द किया जाएगा। 2006 में हुआ, उसके बाद इख्तिदार आए और सलामती कौंसिल आज तक रद्द नहीं हुआ। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद है,
ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। अगर नहीं है तो मीसाक की जमहूरियत के इस शिक को क्यों नहीं हाईलाइट किया जाता और इस पे कानून साजी क्यों नहीं होती? इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हमारे सामने पिछले 5 साल से, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मामलात भी किसी से पोशीदा नहीं। ये थे सदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार अफसल हरीफवाल, और ये वो तकरीर थी, ये वो सवालात थे जिनके जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी तकरीर में नहीं दिए, मगर उन्होंने अपनी बात फिर भी करके छोड़ी। हमारे अपने मियाँ साहिबान कोई जज बनाए, सही है भाई, वो तो मेरिट पे बना पाए, वो तो मेरिट पे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल मिले, उसकी मेरिट कोई इधर देख बलोचिस्तान की तरफ, कहीं और की तरफ नजर गुजरे होती थी, तो उसी वक्त जजेस केस हुआ और चीफ जस्टिस ने पावर तब से अपने जेब में रख लिया, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामान को अंडरमाइन करके। फिर हमने ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट, एंड आईनी अदालत कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट हैज टू कम अलोंग विद रिफॉर्म टू द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस ऑफ जजेस। ये जो निज़ाम बना हुआ है कि वो टॉफियों की तरह बांट सकते हैं, कि उनके हाथ में ये इख्तियार है और उनकी मर्जी है, और आपके जैसे बार्स के, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के कितने रिकमेंडेशंस आए हैं कि चाहे वो कंटेम्प्ट पावर हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, आप खुद ये दुरुस्त करें। और हर चीफ जस्टिस के इब्तिदाई तकरीर का आप ज़रा वीडियो निकाल के, टेक्स्ट निकाल के पढ़ लें। सारे कहते हैं कि अपना रूल्स में हम फिक्र ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइन साजी या कानून साजी करें, हम अपने जो रूल्स है जुडिशरी के, उसमें से हम ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी दुरुस्त करेंगे, उसमें से हम ये सो मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी दुरुस्त करेंगे। कभी नहीं किया, मगर बहुत से काम सियासतदानों और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कभी नहीं किए, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से उठाए गए सवालात के जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नहीं दिए। सो सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, आखिर क्या वजह है? ये आईनी तरमीम में एक तरफ कुछ जजों को बड़ा ओहदा दिखाया जा रहा है और शायद कुछ सियासतदानों को वज़ारत उज़्मा दिखाई जा रही है, ये आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले होना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो वक्त की ज़रूरत है। अब टाइमिंग पे बात ज़रूर की जा सकती है, जिस तरह से एक इफ़ एंड बट्स हैं, या जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है जहाँ जिसकी आप निशानदही कर रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि किसी से कोई बात ही नहीं की जा रही, कोई बहस नहीं की जा रही, कुछ बताया नहीं जा रहा, और ऐसे करने की कोशिश की जा रही थी। वो बिल्कुल उस वक्त जो सिलसिला हुआ, सैटरडे संडे को भी इजलास बुलाया गया, जिसमें आपको खुद पता है और चेयरमैन साहब का कह चुके हैं कि उनके पास भी मुकम्मल तौर पर ये पूरा नहीं थे तफसीलात। लेकिन बाद में ये जो जाके हर बार में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो इसी वजह से जा रहे हैं कि इस पे बहस हो। और हम तो जो हमारे मंशूर में है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात है, आईनी अदालतों की बात है, हम तो वो कर रहे हैं। हमें भी बहुत सारे चीज़ों पे ज़रूर एतराज़ात हैं जो चेयरमैन साहब कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ होगी, बैठेंगे, तो मे भी उसमें से कुछ चीज़ें, शिकें उसमें डाली जाएं, कुछ शिकें उसमें से निकाली जाएं। मौलाना साहब से भी जो मुशावरत हो रही है और उसमें भी बहुत चीज़ें सामने आई, बल्कि जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि वो पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि सब मिलकर उसमें बैठे, फिर उसमें मजीद बेहतरी आएगी। ये पीटीआई को नासिर हुसैन शाह साहब के सामने चीज ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी को, आप पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं या पीटीआई के बंदे तोड़ना चाह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से 63 का फैसला लेके ये ऑन बोर्ड लेने में और बंदे तोड़ने में कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा आपको? जी 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 जी, ये सिर्फ सोच का फर्क हो सकता है, लेकिन हम ऑन बोर्ड लेने की बात कर रहे हैं। ये तो पीटीआई का तर्ज सियासत है
कि वो कभी भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते। आपको याद होगा इलेक्शंस के बाद जो नंबर इनके पास ज्यादा थे आजाद अरकान के, जो पीटीआई ही सपोर्टेड थे, हमने तो उन्हें कहा था आप गवर्नमेंट बना लें, लेकिन उन्होंने तो नहीं की। और हम तो हमेशा बातचीत की बात करते हैं, वही नहीं करते। ये तो मौलाना साहब का ऑप्शन आया कि वो उनको ला रहे हैं इस धारे में, तो हमने कहा अच्छी बात है। पीपुल्स पार्टी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता नहीं क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो तो बात सीधी कर रहे हैं, सबके सामने तफसीलात ला रहे हैं। और फिर जो इस तरह के वैलिड एतराजात आएंगे, जाहिर है वो उसको भी डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से या गवर्नमेंट से और मौलाना साहब के पास भी जाके। तो हमारा कसूर तो ये है पीपल्स पार्टी का कि हम तो इस पर डिबेट कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बार काउंसिल्स में जा रहे हैं। यहाँ ये बताया जाए कि इस वक्त के जो हालात हैं अदालतों के, क्या वो बहुत बेहतर है? ये अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपने भी डिबेट शुरू कर दी आईनी तरमीम के हवाले से, ये बहुत अच्छी बात है, डिबेट शुरू कर दी है। तो शोएब शाहीन साहब, पीटीआई को धारे में लाने की कोशिश की जा रही है, ये धारा कौन सा है जिसमें पीटीआई को लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का जो ऑन द रिकॉर्ड 2 दिन पहले वाली गुफ्तगू है कि ये इलेजिटिमेट पार्लियामेंट है, इसको कोई हक हासिल नहीं है कि ये तरामीम कर सके। और इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं और आज ट्राइब्यूनल्स को भी नहीं चलने दिया जा रहा, और जिस अंदाज से जो चीज़ें चल रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सबके सामने है, सबकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है। बात सिंपल ये है कि इस वक्त जल्दी किस बात की? अच्छा, उस दिन पीपल्स पार्टी समेत PMLN और MQM ये तीनों एक घंटे के नोटिस पे रात के 3 बजे तक सेनेट के इजलास में क्या बैठे कर रहे थे? आपके सामने एडमिट करते हैं कि 1 साल लगा 18th अमेंडमेंट को। अब इस वक्त जो कच्चा या पक्का मसवदा जो इस वक्त मार्केट में आया, 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे थे, यानी आर्टिकल 54 है, किसी में आर्टिकल 57 है। अगर 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट हो रही है और किसी के पास मुसवदे की कॉपी नहीं है, इवन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से लेकर के लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आखिरी रात को कि जी अब मुझे मिल गई है, अब उनको जो मिली है उनको भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। और कामरान मुर्तज़ा की स्टेटमेंट आज भी वो अपनी स्टेटमेंट पे कायम है कि बिलावल भुट्टो साहब जब मिलने जाते हैं उनको कहते हैं कि पहला आर्टिकल की जो तरमीम है उसके ऊपर लेके बैठे हैं, क्या आप आर्टिकल 8 तब्दील करने जा रहे हैं? इतना बड़ा जुल्म होने का जी मजबूरी है। ये बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार के सदर ने जो बात खुल के बातें की और उसका एक बात का भी जवाब नहीं दिया। देखें मतीउल्लाह जान, सारी दुनिया देख रही है, बात यह है कि दौड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा बेहतर सर्विस दे सकता है, शहबाज शरीफ या बिलावल साहब। अब चूंकि शहबाज शरीफ नाकाम हो गया, आप इस दौड़ से तो बाहर हो गए ना। अब तो कब के बाहर हैं पहले तो आप सबसे आगे बाहर थे, पहले तो आप सबसे आगे थे। बहरहाल जब से मैं हूं तब से हम बाहर ही हैं, बाहर से ही हम दाखिल हुए हैं। बात यह है कि हम तो 180 सीजन लेकर भी बाहर बैठे हुए हैं। हमारे लिए तो शर्त यह है कि मकबूल जितने भी हो जाओगे, कबूलियत की शर्त पे आओगे तो आपको इक़्तिदार मिलेगा। बात सिंपल ये है कि ये उस दौड़ में लगे हुए हैं कि वो नाकाम हो गया शहबाज शरीफ, इनको टास्क दिया गया कि अगर आप डिलीवर कर पाओगे तो आपको भी इक़्तिदार मिल सकता है जी। और उस दौड़ में जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं, और जिस तरह काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन मनसब पे फायज होने के बाद जो अपनी ही सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ ख़त्म कर रहे हैं, उसको कमज़ोर कर रहे हैं, उसको तकसीम कर रहे हैं, उसके पास पब्लिक एट लार्ज का मिसट्रस्ट उसके ऊपर क़ायम कर रहे हैं, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। उनको कम से कम जिस शाख पे वो बैठे रहे हैं या जहाँ से उनको अल्लाह ताला ने इस हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचाया है, आज उसको ख़त्म करके या उसके ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक कार होके ये काबिल अफसोस। बहरहाल ये काम तो हमारे बहुत से वज़रा आज़म भी करते हैं कि वोट लेके आते हैं अवाम का और उस शाख को काट के फिर एक नई शाख पे बैठ जाते हैं। अख्तियार वली साहब, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जो इतनी मुतहरक हुई है, तो क्या शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए हैं? हुकूमत आपकी है तो कि आईनी तरमीम के हवाले से तो आपकी क़यादत होनी चाहिए थी, ये आपके एक ऐसे इत्तेहादी ने क़यादत संभाल ली आईनी तरमीम के हवाले से जो आपकी काबीना का भी हिस्सा नहीं है। थैंक यू वेरी मच मती भाई। देखें, आईनी तरामीम, ये आइन बना ही इसीलिए था कि इसमें तरामीम होंगी। आइन कोई ऐसा कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि ये बन गया तो इसमें आप कोई तरमीम नहीं कर सकते, वक्तन फवक्तन, और 25 अक्टूबर से पहले ही। और स्पेशली जो 4.25 साल में शोएब शाहीन साहब की पार्टी ने, PTI ने आइन के साथ जो किया ना, ये बहुत अच्छा, अभी जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे,
लेकिन इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये लाए, ये बिल लाए, इन्होंने किसको डिबेट के लिए पेश किया? आज आप पब्लिक डिबेट की बात करते हैं, हमने एक ही हुकूमत में की। आप जितने बिल, इवन यार आप ईवीएम लाए थे तो उस पे आपने कितना डिबेट किया? कोई डिबेट किया नहीं। विद अ वन स्ट्रोक ऑफ पेन आपने बजट तजावीज़ में किसी से कोई तजावीज़ ली? कोई चीज़ आपने डिस्कस की? नेवर, कभी भी नहीं। अब आईनी तरमीम मैं बताता हूँ, उस पे आता हूँ। इनका टारगेट ये होता है, ये इनका बड़ा बेहतरीन, एक बड़ा पुराना एक स्टाइल है, ये बंदे को डिस्प्यूटेड बनाते हैं। जो बंदा इनके अगेंस्ट होता है उसको डिस्प्यूटेड बना। अब ये इस मामले में इतना आगे निकल चुके हैं। आप तो ऐसा नहीं करते। अब जितना ये आगे निकल चुके हैं, अच्छा, अगर आप मुझे बोलने जी जी, इतना आगे निकल चुके हैं कि जो आने वाला चीफ जस्टिस है, इन्होंने अपने करतूतों से और अपने लहजे से, अपने अंदाज से और तर्ज तकल्लुम से, नहीं पता जिंदगी किसकी रहती है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, नहीं बनते हैं? आप ये मान रहे हैं ना कि आने वाला चीफ जस्टिस, तो आने वाले चीफ जस्टिस इन्होंने उनको भी डिस्प्यूटेड कर दिया है। अच्छा, डिस्प्यूटेड हो गए? तो आप देख नहीं रहे। अच्छा, आप देख नहीं रहे। आप सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आपने डिले किया, डिस्प्यूटेड इन्होंने कैसे कहा? नहीं नहीं नहीं, नोटिफिकेशन की बात तो देखो, वो अपने टाइम पे हो ही जाना है। अच्छा, अभी टाइम जिसने चीफ, डेफिनेटली अच्छा, आईनी तरमीम 88 डेज। अगर इस तरह बात करेंगे ना तो फिर आप करें, लेकिन मैं आपको इस तरह बात करें ना, तो आप इससे पहले देख लें कि उमर अता बंदियाल का कब आया था, कितने दिन पहले आया था, साकिब निसार का कब आया था, वो भी जरा फिर दिन बता दें। वो हो जाता है, एक दिन पहले या 100 दिन पहले, वो कोई मसला नहीं है। बात यह है कि आईनी तरमीम, जब जिस तरह मोहतरम दोस्त कह रहे हैं मेरे शोएब शाहीन साहब के, वजीर कानून के पास भी मुसव्विदा नहीं था, तो फिर मुझे बताइए कि ये आपका प्रोपेगेंडा वॉर नहीं है तो क्या है? कि जब आप बिलावल भुट्टो साहब के पास भी नहीं था, वही कह रहे हैं, तो फिर इनसे पूछें। कि अगर सवाल तो फिर ये बनता है, आपका प्रोग्राम साफी है, और सवाल तो बनता है कि फिर आपने उसी रात ये ऐलान कैसे कर दिया कि कल से वुकला तहरीक शुरू हो गई है? आपको क्या पता था कि इस मुसव्वदे में क्या है? आज आप कहते हैं ना कि 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू बी अमेंडेड। उस वक्त आपको क्या पता था कि इसमें क्या है? मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर कुरान की आयत पढ़े, हदीस पढ़े, कोई अच्छा काम भी करे, आपने गाली देनी है? नहीं तो क्या आपने तनकीद जब आप बताएंगे नहीं तो लोगों के शक और शुबा तो पैदा होगा। तो ठीक है, अच्छा, तहरीक नहीं चलाएंगे मैं तो क्या इसमें करेंगे? ऐड करता हूँ, आप बता ही नहीं रहे उन्हें कुछ। मतीला भाई, जब भी कोई मुसव्वदा मंजूरी के लिए आता है तो वो डिबेट के लिए उस वक्त आता है जब आप उसको असेंबली में पेश कर देते हैं। अच्छा। फिर डिबेट शुरू होती है। अच्छा। ये अभी वज़ीर कानून जो बांटा है वकीलों में, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। नहीं, डिबेट मीन्स ये तो, वो तो मतलब जो पार्लियामेंट से बाहर की बात कर रहे हैं, मतलब नाकामी के बाद बांटने का, तो फिर क्या फायदा? आप इसको अगर नाकामी कहते हैं जरूर कहिए। मैं कहता हूँ, इसमें दो बातें ऐसी हैं कि वो अगर मैं यहाँ पे कह दूं अभी ये सारी सिचुएशन डिफ्यूज हो जाएगी, आपके नहीं, वो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, मुझ पे पाबंदी है तो। अच्छा वरना ये सारा सेटल हो चुका था, सब कुछ तय था। पीटीआई के साथ भी मैं आपको इतना बता दूं कि मौलाना साहब का वोट पहले भी था, अब भी आएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और पीटीआई के अगर सारे वोट नहीं आएंगे, मैं फिर कहता हूं आधे वोट इनके आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पास ही आएंगे। आपके पास कुछ ऐसा जरूर है कि आपको मौलाना साहब के बारे में इतना एतमाद है। मैं जाते हुए आपके कान में बता दूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर तवानाई मनसूबाबंदी हुकूमत सिंध। वेलकम बैक। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, तो फिर ये कब तक आईनी तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मंजूर करवा रही है असेंबली से? देखें, हम तो खुल के डिबेट कर रहे हैं इस पे, हम तो चाह रहे हैं कि सब लोग इस पे अपनी आरा दें, इसीलिए हमारा कसूर अब यही रह गया है कि हम जब बात कर रहे हैं तो सब हमें निशाना बना रहे हैं। हमारा चेयरमैन तो सीधी सीधी बात कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो इस वक्त का अदालती निज़ाम है, क्या इससे सारे मसले हल हो गए? आपको मतीउल्लाह जान साहब वो तहरीक याद होगी जब ये वकला की तहरीक थी जस्टिस साहिबान के लिए, जिसमें बड़ा एक नारा गूंजता था कि रियासत होगी माँ की जैसी। तो वो तो चले, जस्टिस साहिबान तो बहाल हो गए, आ गए, क्या उसके बाद रियासत हो गई माँ की जैसी?
क्या हुआ यहाँ पे? इंसाफ मिल गया सबको? ये जो मजलूमों के केसेस हैं, क्या वो हो गए? उनको मिल गया इंसाफ? वो चले कोर्टों में हजारों की तादाद में, रेफरेंसेस देख लें कितने हैं। तो इसलिए अगर कोई बेहतरी की बात करता है तो उसको सिर्फ इस वजह से कि जी कभी टाइमिंग की बात कर दी जाती है। अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब हमारे जो सब मोहतरम है, जस्टिस मंसूर अली साहब भी मोहतरम है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी मोहतरम है। ये वही काजी फाइज ईसा हैं जिनकी वजह से मुमकिन हुआ कि इलेक्शन हुए, नहीं तो इलेक्शन तो यहाँ पे होने का इम्कान नहीं था। ये वही काजी फाइज ईसा साहब हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात सारे खत्म किए। काजी फाइज ईसा साहब की वजह से इलेक्शन हुए और काजी फाइज ईसा साहब की वजह से ये इलेक्शन ऐसे हुए। मसलन कैसे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपके इल्म में है कि उन्होंने लाइव प्रोसीडिंग्स की थी, लेकिन निशान के लिए वुकला साहिबान सिर्फ सियासी बातें बहुत करते हैं। शुएब शाहीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ा एहतराम है इनका, लेकिन आप अब देख लें कि जितने भी वुकला हैं वो पीटीआई की लीडरशिप में है इस वक्त। उन्होंने अपने क्लाइंट का, खान साहब का केस नहीं लड़ा इतना जितना अपना सियासी वो की। गौहर साहब भी आगे हमारे बड़े मेहरबान, मेरे तो बड़ों की तरह थे हमारे खोसा साहब, कुछ लोग मजाकिन कहते हैं कि वो भी मेन स्ट्रीम में आ गए, और भी बहुत सारी। वो एक बार कौंसल बन गई है, ऊपर से नीचे तक वोकला ही वोकला है। बट एनीवे, शुएब शाहीन साहब, आप ये इमरान खान साहब जो है अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए कोई एहतजाज की कॉल जो इस्लामाबाद के लिए दी है, तो वो हो रहा है एहतजाज इस्लामाबाद में? आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद वो मीडिया से बात किए बगैर चले गए। कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? नहीं, इख्तलाफ बिल्कुल नहीं है। तो क्या तय क्या हुआ? इस वक्त तक आज हमारी मीटिंग है इस सिलसिले में, लेकिन खान साहब का एक कॉल आ चुकी है। कल होगा मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में, और 4 को यहाँ है इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में अभी तक कोई चेंज ऑफ प्लान तो नहीं है, कोई चेंज। तो वो उसका मकसद क्या है इस्लामाबाद में? क्योंकि अब तो वो रेड जोन है, कानून भी बन चुका है, आप पहले भी इस्लामाबाद से बाहर मुतय्यन जगह पे ऊपर कर चुके हैं, तो अब यहाँ डी चौक में क्या? मुझे बताया कि संगजानी में जाकर जलसा करने के बावजूद क्या हमने दहशतगर्दी के पर्चे नहीं भुगते? क्या इसका बात का यकीन है कि हम लॉफुल प्रोटेस्ट जहां भी कर रहे हैं वहां हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे नहीं होंगे? 9 पर्चे दहशतगर्दी के तो मेरे खिलाफ है इलेक्शन जीतने के बाद से लेकर। मैं बाहर बैठा हूं, कठपुतलियों को अंदर बैठाया हुआ है। ये आपका हल्का है, आपकी कंस्टिट्यूएंसी है। मैं अंदर से होकर आया हूं, अंदर से होकर आया हुआ हूँ, यानी असेंबली से बाहर बैठा हुआ हूँ। एहतजाज होगा, एहतजाज होगा और इंशाल्लाह भरपूर होगा। कहा जहां भी कोई डी चौक में, मुझे बता दें अभी डी चौक में बैठे रहे हैं सेंटर मुश्ताक साहब, अभी खत्म नबूवत के दोस्त भाई हमारे वहाँ पूरे डी चौक में उन्होंने एहतजाज और जलसा किया है और प्रोग्राम किए हैं। मुझे बता दें रावलपिंडी लियाकत बाग के बाहर 15 दिन जमात इस्लामी ने धरना दिया। जब मैं वहाँ स्पीच करने पहुंचा, मेरे पीछे तो 200 पुलिस वाले आ गए गिरफ्तार करने के लिए। वो धरना जायज था, कानूनी था, और पीटीआई का अगर कोई वर्कर वहाँ तकरीर करने जाता है तो वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। इनका कौन सा दोहरा बता दें, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल जो है, लगता है कि ये सब एक ही पेज पे हैं 63A के हवाले से, तो इन वकला तंजीमें जो हैं वो बज़ाहिर आपके साथ नहीं है। देखें 63A की तरह हिस्ट्री आप देख लें, 14th अमेंडमेंट में मुस्लिम लीग नून ने इसको ऐड किया था कि कोई भी वोट नहीं देगा दूसरी पार्टी का बंदा। ये फिर LFO के ज़रिए मुशर्रफ ने इसको ख़त्म किया था, फिर 18th अमेंडमेंट के ज़रिए ये इसको वापस रेस्टोर किया गया, और उसके बाद आज जिस तरह ये सो कार्ड मुसवदा फिर रहा है और जिस तरह ये पीछे फिर रहे हैं कि आर्टिकल 63A को या ख़त्म किया जाए या असर ख़त्म किया जाए ताकि कोई लोटाक्रेसी के ज़रिए ये कोई 2 नंबरी कर सके। मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ, ये लोटाक्रेसी एक कैंसर है, खा वो बंदे उठा के करें या आप लोगों को ख़रीदो फरोख्त करें, और इस कैंसर में अब ये शामिल होना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। और अगर कोई भी हमारी बार एसोसिएशन भी गलत काम करेगा वो गलत होगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी ये टाइम है कि कम से कम आप इस वक्त जस्टिस सिस्टम के ऊपर जो हमला आवर होने जा रहे हैं, देखें इस वक्त मैं आपको बताऊं, सियासी बहरान है, माशी बहरान है, समाजी बहरान है, मजीद आप आईनी बहरान पैदा करके जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, हासिल करना चाह रहे हैं चंद लोगों की, चंद शख्सियात की खुशनुदी के लिए और एक्सटेंशन के लिए, ये बदतरीन किस्म की हरकत होगी, तारीख में स्याह-तरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। देखिए पहले तो डी चौक की बात है ना, तो डी चौक का जो इनका एक्सपीरियंस, इनकी हिस्ट्री है वो हम देख चुके हैं। इनके जलसों का मकसद इनको खुद भी नहीं पता कि ये आ किस लिए रहे हैं।
इनका ये ख्याल है कि शायद हम जलसे जुलूसों से रैलियों से एहतजाज करके हम इनको बोलेंगे कि हमारा कैदी हमारे हवाले कर दो, ऐसा नहीं होगा। कोई बच्चे हम भी नहीं हैं कि हम इनको ऐसे कैदी हवाले कर देंगे। अगर आप लॉ तोड़ोगे ना आपके पास है ना आपने पकड़ा हुआ है, तो फिर जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो जाने। आप तो माशाल्लाह तो फिर आप पार्लियामेंट के सामने एहतजाज भी ना करें, फिर आप पार्लियामेंट के सामने एहतजाज भी ना करें। फिर जिसके पास है पहले तो 3 दिन पहले रावलपिंडी में भरपूर करके आए हैं। सुन लेना शाहीन साहब, आपने पहले अपना वो वादा पूरा करें। आपकी पार्टी में से ऐलान हुआ था कि हम 15 दिन बाद लश्कर कशी करेंगे, अडियाला जेल पे उठा के ले जाएंगे। किधर गए वो? आप उन्हें तैश दिला रहे हैं। मैं तैश नहीं दिला रहा हूँ, मैं इनको कह रहा हूँ कि जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं हो, जो आप करते हैं वो आप कह नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, देख लें मतीला साहब, इनका एहतजाज अगर होगा विद इन सर्कल ऑफ डिसेंसी एंड डिसिप्लिन, लेकिन मुझे ये बताइए, आपने 80 साल खातून को दहशतगर्दी के मुकदमे में जेल में डाला हुआ है। बात करते रहेंगे। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।